brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब में आज हम बात करेंगे मेक इन इंडिया के बारे में। लेकिन मेक इन इंडिया का हिसाब करने से पहले हम बात कर लेते हैं भारत और चीन की। देखिए, 1990 के आसपास भारत और चीन दोनों की जीडीपी लगभग बराबर थी, यानी दोनों की अर्थव्यवस्था का जो आकार था वो एक जैसा था। लेकिन आज करीब 35 साल बाद वो हालात नहीं रह गए। चीन की अर्थव्यवस्था भारत के मुकाबले 6 गुना बड़ी हो गई है। और ये हुआ है कमाल, क्योंकि इस 30-35 वर्षों में चीन जो है दुनिया का एक तरह से कारखाना बन गया है, दुनिया की फैक्ट्री बन गया है। दुनिया को जो भी सामान चाहिए वो चीन में बनता है, चीन उसे एक्सपोर्ट करता है और उस तरह से उसकी अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ी से बढ़ती रही। तो अब भारत भी मेक इन इंडिया के ज़रिए यही कोशिश कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो सामान बनाने का जो काम है उसमें तेज़ी आए। तो आज हम समझेंगे कि मेक इन इंडिया को कितनी कामयाबी मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 सितंबर को जब 10 साल हुए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के, तो उन्होंने लिंक्डइन पर एक लंबा पोस्ट लिखा और उन्होंने ये कहा कि कैसे मेक इन इंडिया सफल रहा है। उन्होंने 3 उदाहरण भी दिए कि मोबाइल फ़ोन, डिफेंस एक्सपोर्ट और खिलौनों का एक्सपोर्ट जो है बढ़ गया है। मोबाइल फ़ोन सचमुच में एक बड़ी कामयाबी रही है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो है जैसा कि प्रधानमंत्री ने बताया है कि 2 कारखाने होते थे, अब 200 कारखाने हो गए हैं। करीब 1500 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट 2014 में होता था, लेकिन अब वो बढ़ के हो गया है 1,28,000 करोड़ रुपया। तो मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं, एप्पल के आईफोन बन रहे हैं। तो मेक इन इंडिया की निश्चित रूप से एक जो कामयाबी रही है वो मोबाइल की रही है। प्रधानमंत्री ने डिफेंस का भी उदाहरण दिया कि 85 देशों में अब हम सामान भेज रहे हैं और 21,000 करोड़ रुपये का हम निर्यात कर चुके हैं। इसी तरह से खिलौने भी, क्योंकि आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने जब मन की बात में इसकी बात की थी तब ये बात होती थी कि देश में जो खिलौने भी बन रहे हैं वो चीन से ही बनकर आ रहे हैं। तब प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि खिलौने तो कम से कम हमारे देश में बने। तो खिलौने बनना शुरू हुए और प्रधानमंत्री का कहना यह है कि 239% बढ़ोतरी आई है इसके एक्सपोर्ट्स में। तो खैर, ये एक प्रधानमंत्री ने जो आंकड़े दिए हैं, और एक और आंकड़ा जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो एक आंकड़ा तो ऐसा लग रहा है कि कम से कम 3 सेक्टर में तो मेक इन इंडिया बहुत सफल है, मोबाइल, डिफेंस और खिलौने की। लेकिन अब उसकी दूसरी तस्वीर देखिए, पिछले 10 सालों में जीडीपी के अनुपात में, अगर आप जीडीपी की हिस्सेदारी देखिएगा मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो जहाँ की तहाँ है। लगभग 17.8% था ये 2013-14 में, यानी मेक इन इंडिया शुरू होने से 1 साल पहले। और 23-24 में, यानी कि जब 10 साल पूरे हो रहे हैं, तब भी ये 17.8% है। मतलब जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का जो हिस्सेदारी है वो 10 सालों में जहाँ से तहाँ रहे। इसमें एक कारण कोरोना वायरस भी रहा, क्योंकि कोरोना वायरस के पहले ये करीब 18% से थोड़ा ऊपर गया था, लेकिन बाद में वापस ये नीचे गया है। तो कुल मिला के सवाल ये उठ रहा है कि मेक इन इंडिया के बावजूद भी मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रतिशत है जीडीपी में, मतलब योगदान जो है अर्थव्यवस्था में, वो बढ़ नहीं रहा है। और सरकार ये कह रही है कि 2030 तक हम इसको 25% ले जाएंगे। तो ये बड़ा मुश्किल लगता है कि अभी जब आप 17-18% पे घूम रहे हैं, तो 6 सालों में आप इसको 25% ले जा सकते हैं। ये कोई चमत्कार ही होगा कि ये जो 2030 तक 25% जो है मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट करने लगे जीडीपी में, ये हो पाएगा। एक और बात ये है कि चलिए, एक तो जीडीपी में भी हिस्सेदारी हो गई। दूसरी बात ये क्या है कि अगर हम मेक इन इंडिया, जैसे सरकार ने दावा किया कि कोई 8 लाख करोड़, माफ़ कीजिएगा, 8 लाख नौकरियां लगी है मेक इन इंडिया में, जो PLI स्कीम चल रही है उससे 8 लाख नौकरियां आई हैं। लेकिन अब आप जब देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, तो 2013-14 में 12 लोगों को जो है मैन्युफैक्चरिंग से, यानी कारखानों से नौकरी मिल रही थी, रोजगार मिल रहा था। अब वो जो है थोड़ा सा घटा है, वो 11 पर आ गया है। तो फिर वापस ये सवाल पूछा जा रहा है कि मेक इन इंडिया के बावजूद भी भारत मैन्युफैक्चरिंग में क्यों पीछे छूट रहा है। तो देखिए, इसका कारण जो है, कोई पिछले 10 सालों में जो गतिविधि हुई है वही
परिणाम देंगी, ये आवश्यक नहीं है। इसके लिए हमको कम से कम 50 साल पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, चीन में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए वो भारत से पहले हुए। भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए 1991 में, चीन ने ये कर दिया था 1978 में। और चीन में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए तो उसने दुनिया भर की कंपनियों को अपने देश में बुलाया। चूँकि वहाँ मजदूरी सस्ती थी, कम्युनिस्ट शासन था, डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहाँ पर कारखाने लगाना आसान था, ज़मीन लेना आसान था, तो कंपनियों को वहाँ कोई दिक्कत नहीं आई, कानूनन कोई अड़चनें वहाँ पर नहीं आई। तो ये जो बातें थी। और तीसरी बड़ी बात, जो महत्वपूर्ण बात ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर उन्होंने अच्छे से तैयार कर लिया। सड़क हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, ये बढ़िया तैयार हो गया। अब भारत में क्या हुआ कि भारत में हमारे यहाँ भी सस्ता लेबर है, लेकिन हमारे यहाँ कारखाने लगाना अभी भी मुश्किल है। हमारे यहाँ अब जाकर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है कि हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, पोर्ट बन रहे हैं, रेलवे में काम हो रहा है। तो ये अब काम हो रहा है, जो कि पिछले 30-35 वर्षों में उस तेज़ी से काम नहीं हुआ जिस तेज़ी से ये काम होना चाहिए था। तो ये एक वजह रही कि भारत जो है मैन्युफैक्चरिंग में पिछड़ गया। लेकिन एक और वजह थी पिछड़ने की कि उस समय हमारा जो रुख था वो सर्विसेज की तरह चला गया। इन्फोसिस, टीसीएस, ये जो कंपनियां थी, इन्होंने सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, सॉफ्टवेयर सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। हमने दुनिया भर की जो बैंक, एयरलाइन, इंश्योरेंस कंपनियां, उनके लिए कॉल सेंटर चलाना शुरू किए। तो हमने एक दूसरा रास्ता पकड़ा ग्रोथ के लिए, और चीन का दूसरा रास्ता था। तो चीन, मान लीजिए, अगर कारखाना बन गया दुनिया का, तो हम कॉल सेंटर बन गए। लेकिन जो भारत के लिए कॉल सेंटर बनना ठीक है, कारखानों की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना है तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। हालांकि अब जो टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहे हैं, उसके बाद ये भी सवाल उठ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में भी आप कितने लोगों को नौकरियाँ देंगे। खैर, वो दूसरी बात है। हम बात ये कर रहे थे कि भारत चीन से क्यों पिछड़ गया मैन्युफैक्चरिंग में। अब जो है एक उम्मीद की किरण जगी है, खास करके कोरोना वायरस के बाद में क्या हुआ कि दुनिया भर में लॉकडाउन जब लगा, चीन ने तो और सख्त लॉकडाउन लगाया, तो दुनिया को एक बात समझ में आया कि सिर्फ एक कारखाना नहीं हो सकता है, आप सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। तो सारी बड़ी कंपनियों ने अब एक नई पॉलिसी लाई है, China+1, मतलब चीन के अलावा भी कहीं एक देश में हमारी मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, हमारा सामान होना चाहिए, ताकि कहीं कोई ऊंच नीच हो जाए तो हमारा सप्लाई न रुके, बाजार में हमारा सामान पहुंचता रहे। इसीलिए देखा आपने कि भारत में एप्पल आ रहा है, वो आईफोन बना रहा है। तो ये जो China+1 की हमने बात की, उसमें भारत को अब जो चुनौती मिल रही है वो मैक्सिको जैसे देश से मिल रही है, वो वियतनाम जैसे देश से मिल रही है। और कंपनियों की शिकायत ये है जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या China+1 करना चाहते हैं, उनका कहना ये है कि भारत में जो हम सामान बनाते हैं तो वो हमें बाकी देशों के मुकाबले महंगा पड़ता है। ध्यान रखिएगा कि चीन में लोग इसलिए सामान बनाते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। तो अगर वो भारत में महंगा पड़ेगा वियतनाम या मैक्सिको के मुकाबले, तो भारत में क्यों बनाएंगे। सरकार ने जब मेक इन इंडिया के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो सरकार का ये कहना है कि ये बात सही है कि इसमें दिक्कत है, लेकिन जब फैक्ट्री गेट जिसको कहते हैं, मतलब जब कारखाने में सामान बनता है, तो भारत में भी उतनी ही कीमत है जितनी वियतनाम है या मैक्सिको में। दिक्कत आ रही है जब ये सामान पोर्ट पर जा रहा है, मतलब जब एक्सपोर्ट के लिए इसको बंदरगाह भेजा जाता है, तो जो लॉजिस्टिक्स है, मतलब सामान को ले जाने की जो कॉस्ट है, चूँकि सड़कें बहुत अच्छी नहीं हैं या बहुत हम जल्दी एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकते, तो वो कॉस्ट जो है उसकी वजह से भारत को एक तरह से डिसएडवांटेज है। और इसी पर सरकार काम कर रही है, वो बंदरगाह बना रही है, चाहे वो हाईवे बना रही है या रेलवे पे का जो खर्च कर रही है। आपको बताइए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने इस बार 11 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा हुआ है। तो मैन्युफैक्चरिंग में हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है अगर हमें एक बड़ी इकोनॉमी बनना है तो। लेकिन क्या हम 25% तक ले जाएंगे 2030 तक, ये कहना अभी मुश्किल है। हिसाब किताब में आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके सवाल है कोई तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक बार फिर से ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर,
लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।